हेलो दोस्तों, बायो रीडर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण को देखने वाले हैं। क्या है चैप्टर का नाम? जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें जीव जगत का पूरा मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इसमें पढ़ना होगा मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम क्या होता है, इसमें कौन कौन जीव जंतु आते हैं, क्या क्या आता है, सब पढ़ेंगे। फिर प्रोटिस्टा किंगडम देखेंगे, उसके बाद फंजाई किंगडम, उसके बाद प्लांटी किंगडम और उसके बाद एनिमेलिया किंगडम और उसके बाद वायरस, वीरोइड तथा लाइकेन। इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ये पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ये तीनों टॉपिक प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम का अलग अलग एक चैप्टर है, उसमें पढ़ना होगा डिटेल में क्या क्या है। देखते हैं क्या है, देखते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। मतलब सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए थे। वर्गीकरण के प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी समयता उपयोगिता के लिए उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। मतलब पहले जो वर्गीकरण किया जाता है वो सब अपने जो आवश्यकता होता था, भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी चीज, उसके अनुसार ही वर्गीकरण किया करते थे। हाँ, आगे देखते हैं। इन प्रयासों में जीवों का वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। पहला किसने किया था जीवों के वर्गीकरण? तो पहला वैज्ञानिक थे अरस्तु। अरस्तु सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। आगे देखते हैं। उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाखा में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने साधारण आकार की लक्षणों मतलब उनके आकार वस्तु का क्या आकार है उसके आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया था। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर किया था। उन्हें पहले मतलब पेड़ पौधों के आकार पर वर्गीकृत किया था और प्राणियों में उन्होंने लाल रक्त यानी, और जिसके पास लाल रक्त है उसको अलग वर्ग, और जिसके पास लाल वर्ग अति लाल रक्त नहीं है उसको अलग वर्ग दिए थे। ये लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए थे। किसने किए थे? अरस्तु ने। सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया था? तो अरस्तु। यह श्रेय अरस्तु को जाता है। आगे देखते हैं। लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति टू किंगडम सिस्टम दिया था, विकसित की गई। मतलब लिनियस के काल में द्विजगत पद्धति यानी टू किंगडम सिस्टम विकसित की गई थी, जिनमें क्रमशः प्लांटी और एनोम एनिमेलिया जगत के जगत के वर्गीकृत किया गया। जगत में वर्गीकृत किया गया। किस किस में किया गया था वर्गीकृत? प्लांटी और एनिमेलिया, ये दोनों में वर्गीकृत किया गया था। द्विजगत पद्धति टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? इसका श्रेय जाता है लिनियस, कार्लस लिनियस ने द्विजगत सिस्टम दिया था। इसमें क्या क्या दिया, कौन कौन प्लांटी दिया था, मतलब कौन कौन किंगडम दिया? इसमें दो वर्गों में किया था, जिसमें प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम दो भागों में बांटा। प्लांट को प्लांटी किंगडम में और एनिमल जो जीव जंतु है सबको एनिमल किंगडम में रखा था।
आगे देखते हैं। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक मतलब इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। मतलब इन्होंने जो दिया था मतलब प्लांटी और एनिमलिया किंगडम, इसके अनुसार यूकैरियोटिक केंद्रिक कहते हैं एवं प्रोकैरियोटिक समी केंद्रिक असमय केंद्रिक कहते हैं। इन दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल था, भी नहीं था, संभव ही नहीं था तथा एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय भी अंदर करना संभव नहीं था। और प्रकाश संश्लेषी जिसे हरित शैवाल कहते हैं एवं प्रकाश अप्रकाश संश्लेषी जिसे कवक कहते हैं, इन दोनों के बीच भी अंतर करना नामुमकिन था। सबके बीच अंतर करना नामुमकिन था। आगे देखते हैं। इसलिए ये मतलब इन्होंने जो दिया था टू सिस्टम किंगडम पद्धति, वो काम नहीं किया। मतलब इसका मान्य है सिर्फ पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। प्लांटिका ये सब अपवाद है, जितना भी है ये अपवाद है, ये सब नहीं हो सकता। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरल से समझने जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। मतलब पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण सबसे आसान था, लेकिन इसके बावजूद बहुत से जीवधारी थे जिनको इस वर्ग में रखना संभव ही नहीं था। इसी कारण से अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। मतलब इसी कारण से मतलब बहुत दिनों से अत्यंत लंबे समय से चले आ रही वर्गीकरण टू किंगडम सिस्टम अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। मतलब सही नहीं ठहरा था। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास की प्रजनन की विधि या विकास के संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। मतलब इसकी आवश्यकता महसूस की जाने के लिए इस वर्ग कोशिका संरचना, उसके जो जीव है उसका कोशिका संरचना क्या है, इस संबंध में सहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कोशिका भित्ति, कोशिका संरचना देखेंगे उसके बाद जीवों में, तब उसके बाद जीवों में कोशिका भित्ति, इसके बाद लक्षण, कोशिका भित्ति क्या लक्षण है, उसके बाद पोषण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि एवं विकास से संबंध कैसे है, ये सब के अनुसार एक वर्गीकृत करने का महसूस किया गया था। मतलब वर्गीकरण करने पर विचार किया गया था, महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीव के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। मतलब सजीव में वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी की जगत में वर्गीकरण की इस कठिन पद्धति, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है। मतलब इस पर प्राणी इस पादप प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धति जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन भी शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। यह सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उनके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। मतलब वैज्ञानिक द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं आगे क्या है।
इसको मिटा देते हैं। आगे क्या है, ये हम लोग अलग से एक टॉपिक देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। पहले शब्द मोनेरा, पोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इस सब के बारे में जान लेंगे। उसके बाद लास्ट में ये देखेंगे, लक्षण देखेंगे, उसके बाद पूरा पढ़ लेंगे तब। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्ताव प्रस्तावित की गई। कब? सन 1969 ईस्वी में R.H. विटेकर द्वारा। किसके द्वारा? वैज्ञानिक नाम R.H. विटेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारा R.H. विटेकर के द्वारा 5 जगत यानी 5 किंगडम प्लांटी। क्या? 5 किंगडम प्लांटी, प्लांटी नहीं, 5 क्या होगा? R.H. विटेकर द्वारा 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तावित की गई थी। कौन? 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों का नाम क्या क्या था? मोनेरा, पोस्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमिलिया, ये सब है। किसने दिया था? R.H. विटेकर साहब ने दिया था। 5 वर्गीकरण कब दिया था? 1969 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कोशिका संरचना। किस किस के आधार पर ये मतलब दिए थे? किस किस के आधार पर? इसमें पहला है कोशिका संरचना, मतलब कोशिका का बनावट कैसा है, कोशिका संरचना क्या है। शरीर की संरचना, शरीर की बनावट क्या है वो देखेंगे। पोषण की प्रक्रिया क्या है ये देखेंगे। इसमें प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध, उनके में प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध क्या है, ये सब के अनुसार ही, ये सब को ध्यान रखते हुए ये 5 किंगडम सिस्टम दिए थे। R.H. विटेकर साहब ने ये सब ध्यान रखे थे। इसमें जाति वृत्ति संबंध ये सब कैसे होता है, इस सब का ध्यान रखते हुए दिए थे। उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। ये सब ये प्रमुख मापदंड थे, मतलब इसी के अनुसार दिए थे। सभी तुलनात्मक विवरण दिया गया है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं विचार करेंगे। मतलब हम अब जो 5 जगत वर्गीकरण है उससे जुड़े मुद्दों और उसके धारणाओं पर ही विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है, या जिससे इस सब वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित यानी फंजाई, नील हरित, शैवाल यानी फंजाई यानी मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। मतलब इसके पहले किसके किसके साथ रखा गया था वो देख लेते हैं। इससे पहले वर्गीकरण जो किया गया था उसमें बैक्टीरिया, नील हरित, शैवाल, फंजाई यानी मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इन सभी को पादपों के साथ रखा गया था, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। बैक्टीरिया, नील हरित, शैवाल, फंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था, जो कि सही नहीं। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाएं में कोशिका भित्ति का उपस्थिति रहना एक समानता थी। इस जगत समस्त जीवों के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति ही एक ऐसा मात्र था, एक ही कोशिका भित्ति था जो सब में समान थी। सब में एक ही थी कोशिका भित्ति जो समान थी। लक्षणों दूसरे देख लेते हैं आगे। जबकि उनके अन्य लक्षणों एक दूसरे से
एकदम अलग थे। मतलब उनके लक्ष्य ना एक दूसरे से अलग थे। जीवन में भी प्रस्तावित की गई थी। जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी। एक और जीवन की पहले किया गया था, मतलब इससे पहले जीवन की प्रा- जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। मतलब पहले ये जो वर्गीकरण किया गया था फाइव किंगडम सिस्टम, उससे पहले भी जीवन की 3 अनुच्छेद पद्धतियां भी प्रस्तावित किया गया था, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। जिसमें किसको? मोनेरा किंगडम को 2 जगत में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें किया गया तथा यूकेरियोटिक जगत को तीसरे तथा सारे यूकेरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। मतलब जितने भी यूकेरियोटिक जगत थे उन्हें तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया था। अतः एक षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित किया गया था, और एक षष्ठ यानी 6th किंगडम सिस्टम को भी प्रस्तावित किया गया था। सबको नोट्स में अच्छा से जानेंगे इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था और षष्ठ वर्गीकरण पद्धति इसमें क्या क्या आता था। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप इस पद्धति को विषय से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों के साथ ही वर्गीकृत किया गया। इस पद्धति के अनुसार कोशिका जीवों को बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लाइडोमोनास एवं स्पाइरोगायरा शैवाल। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित इस वर्गीकरण के कवकों जैसे परपोषी का हरित अपादवों जैसे स्वपोषी के बीच में भेद नहीं किया गया। मतलब किस में? इसमें परपोषी का हरित तथा पादपों जैसे स्वपोषी इसके बीच अंतर ही नहीं किया गया था। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति क्या का बना होता है? काइटिन की, और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें हाईलाइट कर रहे हैं। इन्हें लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंदर रखा है। मतलब इसी लक्षणों के ध्यान में रखकर क्या लक्षण? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इस लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को अलग जगह दिया गया जो फंजाई है। इस किसके अंतर्गत अलग जगह के अंतर्गत रखा गया था? फंजाई किंगडम में रखा गया था। के अंदर रखा गया था फंजाई किंगडम के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। मतलब सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों के प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अभी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला जिन्हें पहले पादों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। जिन्हें पहले कहाँ रखा गया था? शैवाल में रखा गया था।
पैरामीशियम एवं अमीबा जिन्हें पहले प्राणियों जगत में रखा गया था के साथ रखा गया है, अब सभी को पुष्टिष्ठा के जगत में रखा गया है। पैरामीशियम एवं अमीबा जिन्हें भी यहाँ रखा गया है पुष्टिष्ठा में, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस समय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया। इसी प्रकार मतलब इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा है, जिन्हें पहले की पद्धति में अलग-अलग रखा गया था। जिन्हें पहले पद्धति में अलग-अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुए हैं। ये सब ऐसे वर्गीकरण के मापदंडों के परिवर्तन के कारण हुए हैं। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं। मतलब इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों तथा विकास के संबंधों प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगी। जो कि हमारे लक्षणों तथा विकास के संबंधों के प्रति हमारी समझ के सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारीय, कायिकी एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो। मतलब समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकार की, कायिकी एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जाति, वृत्तीय और विकास के संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे देखिए। विटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, पोस्टिस्टा एवं फंजाई के लक्षण का अध्ययन करेंगे। इसमें मोनेरा, पोस्टिस्टा, फंजाई का भी लक्षण अध्ययन करेंगे। प्लांटियो एवं एनिमलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, इनका चर्चा अलग-अलग चैप्टर में किया जाएगा। इन दोनों का अलग-अलग एक चैप्टर है। तो हेलो दोस्तों, आज इतना ही तक। अगले क्लास में हम लोग मोनेरा जगत क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इनके लक्षण क्या है, इनमें किन किन जीवों के रखा गया था, एग्जाम्पल सभी को देखेंगे और इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखेंगे साथ में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।